हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज के सेशन में हम लोग ग्रेविटेशन को कंप्लीट करेंगे और फिर कल से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति कल हम लोग देखने वाले हैं। नहीं, पहले लीवर यानी एक छोटा सा टॉपिक है लीवर यानी उत्तोलक, पहले हम उसे देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक वर्क, एनर्जी एंड पावर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग स्मॉल जी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने झूले वाला एग्जाम्पल देखा था। आज हम लोग बात करेंगे लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो क्या होता है, लिफ्ट जब नीचे आती है तो क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है ना। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो रवि, सागर, पूजा, सुचिता, अर्जुन, शिवम, पुनीत, ब्लेस, मुरारी, स्मृति, कृष्णा, दीपशिका, मुस्कान, खुशबू, गौरव। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब देखिए कई बार सवाल पूछा जाता है जब किसी गेंद को या किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो समझिएगा, कोई बॉल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो पूछता है कि क्या क्या उसका चेंज होगा, किसमें क्या परिवर्तन होता है, ये पूछता है। तो देखिए जब भी आप किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना, उसका याद रखिएगा द्रव्यमान चेंज होगा। बताइए द्रव्यमान कभी बदलता है क्या? नहीं, द्रव्यमान आपका सेम रहेगा। अब बताइए इसका जो वेग है, वेग यानी इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी है इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये बताइए। तो इसका जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो इस पर त्वरण लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण रहेगा। और त्वरण भी इस पूरे मोशन के दौरान क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप बताइए इस दौरान इसका भार क्या रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? भार इज इक्वल टू क्या होता है, mg mg होता है ना भार बराबर। तो भार भी इसका क्या रहेगा, समान ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि जी सेम है, द्रव्यमान भी सेम है, तो भार भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन आप ये बताइए इसका जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी बढ़ रही है इसकी, तो गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, हाइट क्या हो रहा है सर, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका हाइट डिक्रीज हो रहा है, हाइट क्या हो रहा है, इसका घट रहा है ना। तो हाइट घटेगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा। टोटल 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट का मतलब ये 6 सवाल है आपका, 6 क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, है ना। चलिए जिससे समझ में नहीं आया है मैं फिर से समझा दे रहा हूं। जब भी किसी गेंद को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो उसका जो द्रव्यमान रहता है ना, द्रव्यमान सेम रहता है, वेग जो होता है बढ़ता है, जिसका कारण यह है कि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है जो किसके बराबर होता है, जी के बराबर। यानी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये,
है ना। इतना इसके ऊपर एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा होता है, जिसके कारण इसका जो वेग है ना वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और त्वरण इसका क्या हो जाता है, त्वरण जो होगा वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और चूंकि मास सेम है, त्वरण भी सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सेम है, m इंटू जी यानी कि क्या हो जाएगा, ये समान रहेगा। गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है, तो चूंकि हाइट जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा तो उसका हाइट घटता जाएगा ना, हाइट घटता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत मतलब हम जो कह रहे हैं ना यहाँ पर नॉर्मल जो हाइट है ना, तो थोड़ी बहुत हाइट की बात हो रही है, नहीं कि बहुत हाइट की बात हो रही है, मतलब हमें से 5000 किलोमीटर से नीचे फेंक रहे हैं, नहीं, है ना। बात समझ में आई। ठीक है, यहां पर अगर जैसे हाँ नॉर्मल अगर हम देखें कि अगर हम पृथ्वी के बहुत ऊंचाई से नीचे आएंगे तो यहां पर एक सिंपल 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर इस तरह के हाइट की बात हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जी के मान में। अगर आपसे पूछा जाए ना ऐसा कि अगर किसी गेंद को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो क्या क्या चेंज होगा, तो आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, जब तक आपका कोर्स का वैलिडिटी है ना शशिकांत जी, तब तक रहेगा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा जब किसी गेंद को क्या करते हैं हम लोग, जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वहां पर क्या होगा, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इस दौरान क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। अब क्या करें, नीचे से हम इसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बॉल को, तो वही द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, भार भी क्या रहेगा, सेम। त्वरण जो होगा यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जो त्वरण है वो नेगेटिव हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका वेग क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये घटेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगा, घटेगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस केस में बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हाइट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। हाइट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। इंग्लिश में भी लिखता है, ठीक है, लिख देते हैं। ये मास है ना। भार को हम लोग वेट कहते हैं, भार को क्या बोलते हैं, वेट। त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ही कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। बबलू जी क्या है आपका सवाल, आप अपना सवाल बताए। अब आपका सवाल देख के ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पता चला आपको बुरा लग गया तो फिर दिक्कत है ना। वेट घटेगा या नहीं, नहीं घटेगा। वेट इज इक्वल टू mg है ना, तो g सेम है तो वेट क्या रहेगा, भार भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि आपके पोजीशन के कारण, आपकी स्थिति के कारण जो आपके अंदर एनर्जी मौजूद है, जो आपके अंदर एनर्जी मतलब क्या है, मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप h हाइट पर, हाँ इसी कॉन्सेप्ट में मीनार से, यस, मीनार से जब किसी वस्तु को गिराते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि एक 100 मीटर ऊंचाई का कोई मीनार है, उससे किसी वस्तु को गिरा रहे हैं, उसका क्या सेम रहेगा, क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, है ना। ये लगता है आपने कभी क्लास मतलब देखा नहीं, कुलवंत जी नहीं, आप मतलब ये सरासर कहते हैं ना, झूठे आरोप हैं हमारे ऊपर, है ना।
वेग में चेंज का रीजन इस ये है कविराज कि देखो यहाँ पर क्या है ना, एक्सेलरेशन लग रहा है ना, ये एक्सेलरेटेड मोशन में है ना, यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कितना था, 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका, यानी कि अर्थ उसके ऊपर एक गुरुत्वीय त्वरण लगा रहा है ना, ठीक, जिसके कारण उसका जो वेलोसिटी है नीचे आते समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जाते समय क्या हो रहा है, घट रहा है ना। ठीक है, अलग अलग मास के दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से एक दूसरे से टकराएं तो मैं आपका पूरा सवाल आप पूछिए। हाँ, दोनों के लिए है बबलू जी, बिल्कुल दोनों के लिए है सर। ऊपर जाएगा तो जी का मान घटेगा। देखिए वो जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई होता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, घटता है। बहुत ज़्यादा अगर हाइट पे जाएंगे, यहाँ पर नॉर्मली 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर इसके बात हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हमने आपको पहले भी बताया हुआ, और वर्क एनर्जी पावर में आएंगे तो बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या, जब आप मोशन में होते हैं, आप गति में होते हैं, और आपकी गति के कारण जो आप में ऊर्जा निहित है ना, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या, आप पोजीशन, आपकी पोजीशन के कारण, आप जिस स्थिति में हैं, जिस पोजीशन में हैं, उस पोजीशन के कारण जो आपके अंदर एनर्जी है ना, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हाँ, समान रूप से कम होगा, बिल्कुल। क्यों समान रूप से कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पूरे मोशन के दौरान क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर इस दौरान, पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन आपका ये रहेगा ना, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड में जो आपका वेलोसिटी है ना, उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड की कमी आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। डाउट सेक्शन में क्वेश्चन आप लोगों ने डाला है तो मैं डाउट सेक्शन वाला क्वेश्चन मंगवा लेता हूं। और हाँ, झूला वाला टॉपिक खत्म हो गया था। झूला वाले में एक चीज रह गया था, बस एक चीज लिखना रह गया था ना झूले वाले में। कितना पॉइंट लिखाया था झूले वाले में, एक बार बताइए आप लोग। दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से टकराए तो दोनों का मास अलग हो तो, पूरा सवाल आप ना सर, जो भी खान सर यूजर जी हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ये लाइटली यहाँ पर ये ना, उतना जब हम लोग बहुत कम हाइट से चीज़ों को फेंकते हैं ना, जैसे यहाँ पर 1000 2000 मीटर 500 मीटर 300 मीटर इसकी बात हो रही है, इसमें बहुत स्लाइट, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है। अब आगे चलें हम लोग। फर्स्ट पॉइंट सर मैं नहीं, अच्छा एक पॉइंट हुआ था, ओके ठीक है, चलिए। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। जब झूले वाले में लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट, जब कोई लड़का या कोई व्यक्ति या कोई पर्सन, जब कोई लड़का या लड़की झूले पर खड़ा होकर झूल रही है और अगर वो बैठ जाए तो क्या होगा, बैठ जाए तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, झूले की गति क्या हो जाएगी, झूले की गति घट जाएगी, क्योंकि उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। और एक तीसरा कंडीशन लिख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, ये समझा दिया था आप लोगों को ना, झूला झूल रहा है और अगर कोई और भी झूले पर आकर बैठ जाए, कोई और भी झूले पर आकर बैठ जाए तो
याद रखिएगा, झूले की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, झूले की गति समान रहेगी, क्योंकि जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो मास से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, उसके द्रव्यमान से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, चलिए ये सब बता दिया था आपको, है ना। अरे तबीयत ना, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो क्या हुआ है कि कोल्ड तो ठीक हो गया, लेकिन जो जुकाम है ना, कफ बहुत ज़्यादा हो गया, वो कफ ठीक ही नहीं हो पा रहा है। पर से वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा कफ है, खांसी वगैरह है, थोड़ा ड्राई वाला कफ है उसमें भी। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब हम लोग अगले लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं सर, है ना। लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 3 वाला समझ में नहीं आया। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड जो होता है, ये मान लीजिए झूला है, ये झूले का क्या है, बॉब। इसको बॉब मान लीजिए, ये इसका मास है, ये झूले का क्या है, लेंथ है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√L/c ये होगा। अब बताइए इसके मास से कोई मतलब प्रभाव पड़ रहा है क्या, इसके टाइम पीरियड पर नहीं। अब यहां पर 1 आदमी बैठे, 2 आदमी बैठे, 3 आदमी बैठे, 4 आदमी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा झूले की गति पर, झूला उसी गति से झूलता रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या है कि जैसे मान लीजिए कि खड़ा होके कोई, ये लड़की है, ये या लड़का है, ये खड़ा होके झूल रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहां पर, जैसे बैठेगा तो सेंटर ऑफ मास या जो इसका है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा ना, जिसके कारण लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग से भी कोई वेट जोड़ देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। और दूसरा इस तरह से भी सवाल बन सकता है, यहां से देखिए सवाल तो कई तरह से, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना, कि जैसे मान लीजिए अब ये एक पेंडुलम है, इसका मास मान लीजिए 10 kg, इस पेंडुलम के बॉब का मास है 10 kg, लेंथ क्या है इसका 20 मीटर है। और एक दूसरा पेंडुलम है, इसके बॉब का मास कितना है, मान लीजिए 20 kg, लेकिन इसका भी लेंथ जो है ना 20 मीटर, और इसका मान लीजिए टाइम पीरियड है T1, इसका टाइम पीरियड है T2। तो आपसे पूछा जाए कि T1 और T2 में क्या रिलेशन, ऑप्शन है T1 इज ग्रेटर देन T2। इस तरह से भी सवाल बन सकते हैं। देखिए सवाल तो कैसे भी बन सकता है आपका, T1 इज ग्रेटर देन T2, सॉरी T1 इज लेस देन T2। तीसरा है T1 इज इक्वल टू T2। डी है कैन बी, या फिर ऐसे लिख लीजिए बोथ A एंड B। इस तरह से भी आपसे सवाल बन सकता है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि इसका जो क्या हो जाएगा रिलेशन, T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा, क्योंकि बॉब के मास से इंडिपेंडेंट है ना सर। सबको क्लियर है अब कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग लिफ्ट में चला। ठीक है, तो उसका ना एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे झारखंडी बॉयज पंकज जी, लेकिन इस तरह के इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, फिर उसका जैसे एक पर्सन खड़ा है ना, आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल नहीं पूछता। जैसे एक लड़का ये पूछ रहा है अगर कोई खड़ा है और अगर कोई क्या कहते हैं बैठा है ना, एक खड़ा एक बैठा, तो इसका फिर ना हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बीच में, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होगा ना, एक्चुअल में थोड़ा सा घटेगा ही उसका, मतलब जो स्पीड है ना थोड़ा सा घट ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब हम लोग, लिफ्ट वाले उसमें। ठीक है, लेंथ अब डिफरेंट, जैसे फिर एक क्वेश्चन, जैसे आप मान लीजिए ये बॉब है, ये 20 kg है इसका मास, इसका लेंथ है मान लीजिए 5 मीटर, और एक पेंडुलम है। समझो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसका मास है 10 kg, लेकिन इसका लेंथ है मान लीजिए 20 मीटर है। यहां पर ये T1 है, ये T2 है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, T1 इज ग्रेटर, T1 इज क्या हो जाएगा, लेस देन T2 हो जाएगा, होगा ना। ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो इस तरह से, आपके एग्जाम में भी ऐसे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, है ना। हाँ पूछेंगे खुशी, पहले वैसा कुछ आएगा तभी तो पूछेंगे ना, जब वैसा आएगा तो मैं अपने पूछूंगा, अब चिंता मत करिए उसके लिए। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार, और आपको पता है लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था, एलिसा ओटिस। देखिए जब भी हम किसी लिफ्ट की बात करते हैं ना, ये मान लीजिए लिफ्ट, और अगर आप लिफ्ट में ऐसे खड़े हैं, लिफ्ट में, ठीक है, अब समझो, जब भी हम लिफ्ट के अंदर इफेक्टिव वेट निकालते हैं, जब लिफ्ट नीचे आती है, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है, और या फिर जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, दोनों में इफेक्टिव वेट अलग अलग होता है। समझिएगा ध्यान से। पहला है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उस दौरान जो इफेक्टिव वेट, उस दौरान जो प्रभावी भार होता है, इफेक्टिव वेट को कैसे निकालते हैं, उस दौरान जो इफेक्टिव वेट निकाला जाता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज mg प्लस ma। अभी आप समझो इसे, जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है ना, तो वहां पर जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इफेक्टिव वेट का, वो mg प्लस ma होता है। लेकिन यहां पर अब क्या है, दो कंडीशन, तीन कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है अभी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन अब यहां पर यह है, फर्स्ट कंडीशन, एक एक कंडीशन को आप ध्यान से समझिएगा। अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या, एक समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है, ध्यान से चीजों को समझेंगे। पहला कंडीशन, अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है तो आप बताओ इस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा लिफ्ट का, 0, हाँ या नहीं। अगर आपका लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है यानी उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि उसका जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस दौरान आपका इफेक्टिव वेट को निकालने का क्या फॉर्मूला है, इफेक्टिव वेट बराबर क्या हो जाएगा, mg आपका जो वेट है वो प्लस ma। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन आपका कितना है, देखिए 0 है, यानी प्लस m इंटू 0 क्या हो जाएगा, mg ही रहेगा। यानी कि आपके वेट में कोई चेंज हुआ, आपके वेट में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। यानी कि आपका वेट इस कंडीशन में क्या रहेगा, वेट सेम रहेगा, आपको कोई वेट घटा हुआ या बढ़ा हुआ महसूस नहीं होगा, वेट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, नो चेंज इन वेट। अगर आपका लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है तब, ठीक है। अब अगर लिफ्ट जो है, लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या स्थिति होती है, उसे अब हम लोग देखते हैं। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना, ये नहीं देखना है कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही हो तो ये नहीं लगा देना है कि इंक्रीज करेगा, कभी नहीं। सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि क्या कह रहा है कि लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा यानी एक समान चाल से अगर जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो वहां पर वेट में कोई चेंज नहीं होगा, समझ रहे हैं। वहीं अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपके भार में परिवर्तन होगा, आपका भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो सवाल को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, तब जाकर के आपको उत्तर देना है उसका, ऐसे नहीं। ये कंडीशन सबको समझ में आ गया, तो फटाफट पहले इसे लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे।
आगे चलें। हाँ जी, ओके, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। ये जो बोल रहा है यूनिफॉर्म, विपिन जी ऑलरेडी मैंने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो सब बताया है आपको। ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब भी क्या होता है, आप लिफ्ट में हो, है ना, ये लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट मान लीजिए ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, और आप इसमें क्या है, इस लिफ्ट के अंदर है, तो लिफ्ट में जो आपका ये वेट जो लगेगा, ये क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। लेकिन लिफ्ट अगर मान लीजिए ऊपर की ओर जा रही है, और लिफ्ट मान लेते हैं कि यहां पर a एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, मान लीजिए आप a एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो इसके कारण ये जो लिफ्ट है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ma, ठीक है। तो आपका जो इफेक्टिव वेट यानी लिफ्ट के अंदर जो आपका प्रभावी भार, आपका जो भार होगा वो आपको महसूस होगा, बस ऐसा नहीं भार चेंज नहीं हो जाएगा आपका भार, लेकिन आपको लिफ्ट में जो आपका प्रभावी भार महसूस होगा वो कितना महसूस होगा, वो महसूस होगा आपको mg प्लस ma, ठीक है। अगर लिफ्ट का कुछ ना कुछ त्वरण है तब, मान लीजिए लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी कि लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये ma क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका जो वेट है ना वही का वही रहेगा, वही का वही महसूस होगा आपको, है ना। अब दूसरा कंडीशन है इसमें, अगर लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, सवाल यहां से कैसे बनता है हम लोग देखेंगे आगे। एक समान त्वरण से यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी कि अब यहां पर क्या है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। इस दौरान जो आपका प्रभावी भार होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mg प्लस क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा, यानी जो आपका प्रभावी भार है ना वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रभावी भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको एक आध करवा दूंगा न्यूमेरिकल अभी, ठीक। इस कंडीशन में आपका प्रभावी भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लिफ्ट नीचे आए तो अभी आते हैं, नीचे वाली बात अभी नहीं की है हमने, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले आप इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। चला आगे, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन भी इससे कराएंगे, कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे उसके ऊपर हम लोग। ठीक है, हाँ क्वेश्चन अभी करवाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी करवाएंगे, पहले दूसरा कंडीशन तो देख लें। अब देखिए दूसरा क्या है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, आपका जो इफेक्टिव वेट होगा ना, आपका जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, mg माइनस क्या हो जाता है, ma हो जाता है। तो यहां पर भी फिर वही पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रही है, यानी एक समान चाल से नीचे आ रही है, एक समान चाल से नीचे आ रही हो, एक समान चाल से नीचे आ रही हो, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 0। तो आपका जो अपरेंट वेट या इफेक्टिव वेट या जो प्रभावी भार है वो क्या हो जाएगा, mg माइनस 0, यानी वही रहेगा, mg ही रहेगा।
यानी कि वेट क्या हो जाएगा आपका, सेम रहेगा। और मास तो ऐसे भी सेम रहता है, मास को कोई पूछ भी नहीं करता, वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास बेचारा शांत है एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, जो करना है करो, है ना, हम तो चेंज नहीं होंगे। और यहां पर क्या है, जब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो आपका जो प्रभावी भार होता है ना, आपका जो प्रभावी भार है वो क्या हो जाता है, mg माइनस ma हो जाता है। यानी कि क्या होगा, वो प्रभावी भार घट जाता है, प्रभावी भार घट जाता है, यानी कि आपको आपका जो वेट है ना वो घटा हुआ महसूस होगा, आपको जो आपका वेट है वो घटा हुआ महसूस होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन लिखिए, फिर दो कंडीशन अभी और है, उसे भी हम लोग देखते हैं। कर लिया यहां तक सभी ने, आगे चलें, अगले कंडीशन पर मूव करें। दो नंबर फिर से बता दें सर, अगर 2 PM इस सब लिफ्ट में हो तो अभी आ रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं सर। क्वाइन को ऊपर से गिराते थे तो क्या होता था, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपका सवाल। लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भी बताएंगे क्या होगा, पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। सेकंड में क्या, अगर लिफ्ट जो है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो प्रभावी भार आपका क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, यानी कि प्रभावी भार आपका क्या हो जाएगा, घट जाता है। आपको मतलब आपका जो वेट है ना वो घटा हुआ महसूस होगा। ठीक है, अभी अचानक से नीचे गिरे तो वो भी बात करते हैं ना, थोड़ा सा सब्र रखिए, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए लिफ्ट, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही हो और लिफ्ट का एक्सेलरेशन यानी लिफ्ट का त्वरण g से ज्यादा हो, समझिएगा ध्यान से, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ना लिफ्ट का वो क्या है, g से ज्यादा है। पहले ये कंडीशन समझिए। इस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति लिफ्ट के छत से चिपक जाएगा। यानी मान लो ये लिफ्ट है, आप लिफ्ट में आ रहे हैं, है ना, आपका वेट इधर mg लग रहा है ना, लेकिन लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है ना, लिफ्ट का एक्सेलरेशन मान लीजिए क्या है, a है, और वो a क्या है, g से ज्यादा है। तो क्या होगा ना उस कंडीशन में कि आप जो है ना, आप क्या होंगे, आप ऐसे इसमें लिफ्ट के जाकर के छत से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, है ना। और ऐसा होता है तो लोग कहते हैं ना कि हाँ देखो भूत है, अरे भूत कुछ नहीं है ना। ठीक है, अभी आते हैं आपके सवाल पर आते हैं केजीएस यूजर से। ठीक है, 200 kg की महिला का एक लिफ्ट में भार क्या होगा, या जब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाए तो mg माइनस ma वाला फॉर्मूला है ना, उसमें आप कर लीजिए, डेफिनेटली होता है ना।
ऐसा बिल्कुल भी होता है, बिल्कुल होता है कि जब अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर जी से ज़्यादा हो जाता है ना, तो व्यक्ति जो होता है ना वो क्या होता है, लिफ्ट के उसमें जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है, छत में जाकर के चिपक जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। और इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अगर लिफ्ट की डोरी यानी जो लिफ्ट का जो थ्रेड डोरी है वो टूट जाए, इस कंडीशन में लिफ्ट का एक्सेलरेशन और जी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपका जो प्रभावी भार है वो क्या हो जाएगा, बताइए। प्रभावी भार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस एम। अब ए और जी दोनों बराबर है, यानी कि क्या हम इसको mg माइनस mg भी लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति, यानी कि वेटलेसनेस का कंडीशन। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस का कंडीशन। और जब आप किसी सैटेलाइट में होता है ना, तो सैटेलाइट में भी आपका जो जी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सैटेलाइट में भी क्या होता है, आपका जो जी होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। ठीक है, इसलिए सैटेलाइट में भी जो आपका भार होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। सैटेलाइट में भी कौन सी स्थिति होती है, भारहीनता वाली स्थिति होती है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको हम फ्री फॉल भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, है ना। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले यहां तक आप लोग लिखो, आगे चलें। कैन आई मूव? सर प्लीज मेरा वाला फिर से समझा दीजिए एक बार। आप लोग जो भी, मास चेंज नहीं होता कहीं पर, तो स्पेस में हम उड़ते कैसे हैं? स्पेस में उड़ते कहाँ हैं? स्पेस में आप स्थिर रहते हैं, मतलब कि जिस भी उसमें रहेंगे उसी पोजीशन में रहेंगे, है ना, क्योंकि वहां पर आपका जी का मान 0 हो जाता है। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। उपग्रह एज लेस देन जी जो होगा ना, तो उसमें आपका क्या होगा, आपका भार कम महसूस होगा, है ना। एज लेस देन जी है तो आपका भार कम महसूस होगा। ठीक है, चलें आगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह का सवाल आपसे बन सकता है पेपर में। न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो अभी एक बच्चे ने न्यूमेरिकल पूछा भी था, बाबू ऐसा ही न्यूमेरिकल है आपका भी, आप सॉल्व कर लेना, है ना। अगर किसी व्यक्ति का भार 80 केजी, भार नहीं सॉरी, अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान यानी मास 80 केजी है और वह किसी लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है, किसी लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो लिफ्ट में ऊपर की ओर, ऐसा नहीं कि लिफ्ट के अंदर आप समझ लो ऊपर की ओर जा रहा है। मैं वो किसी लिफ्ट में है, वो किसी लिफ्ट में है, और अगर लिफ्ट है तो आप लोग समझेंगे कि आदमी ही लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है ना। और अगर लिफ्ट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही हो, तो व्यक्ति का प्रभावी भार यानी अपरेंट वेट या इफेक्टिव वेट क्या होगा, बताइए। अगर आपका जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी दिया है आपका कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए, इस तरह का सवाल यहां से आपसे बन सकता है। बनाइए इसको, फिर हम और भी सवाल करवा देंगे आपको। चला आगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। इफेक्टिव वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। m कितना है 80, m कॉमन ले लीजिए तो m इंटू क्या g प्लस है, सिंपल कर लो ऐसे। m कितना है 80, g कितना है 10, a कितना है 6, कितना हो जाएगा 1280 न्यूटन। यहीं पर मान लीजिए मैं क्वेश्चन अगर चेंज कर दूं, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, यहां पर सिर्फ मैंने ये चेंज किया है। आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं ऐसा, जैसा एक बच्चे ने अभी सवाल भी किया था। अब यहां पर क्या है, द्रव्यमान 80 केजी है, वह किसी लिफ्ट में है, और अगर लिफ्ट मान लीजिए यहां पर डाटा मैंने सिर्फ चेंज कर दिया, डाटा मैं चेंज कर दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, सारा कुछ सेम ही रहेगा। मास कर लीजिए आप 60 केजी कर लीजिए, यहां पर एक्सेलरेशन कर लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सारा डाटा सेम रखिएगा, खाली द्रव्यमान को 60 केजी करना है, एक्सेलरेशन को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना है, और लिफ्ट को नीचे भेजना। अब आप बताइए क्या होगा, अपरेंट वेट नीचे आ रही है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका उत्तर, बताइए। ये अगला क्वेश्चन है, इसको करिए, ये डाटा बस चेंज करना है वहां पर। अगर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है और वह लिफ्ट में है, और अगर लिफ्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो, तो व्यक्ति का प्रभावी भार क्या होगा। सॉरी, जी वही है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सिंपल है ना, क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू इफेक्टिव वेट हो जाएगा mg माइनस ए, mg माइनस ma, m कितना है 60, g कितना है 10, माइनस कितना 4 इज इक्वल टू कितना 60 इंटू 6, क्या हो जाएगा 360 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है ना। देखो तुम लोग झूठे न्यूमेरिकल से डरता था ना जी, कितना बढ़िया सब लोग कर रहे हो, बताओ। चला आगे, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है अब, और भी इस तरह का करवा देंगे कल, मतलब एमसीक्यू करवा देंगे आप लोगों का, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। जो एक बच्चे ने सवाल पूछा था, तो इसी फॉर्मूले से कर लेना बाबू तुम अपना सवाल, जो भी है तुम्हारा सवाल देख लेना, जो भी डाटा था, बस डाटा ही तुम्हारा अलग था, वो कर लेना। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है। अब आ रहा है ना कविराज की, अभी भी दिक्कत हो रहा है, इतना इजी, मतलब ये आपको इजी लग रहा है, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन, है ना। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, पता है किस में पूछा है, ये AIEEE इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, उसमें नीट में पूछा गया क्वेश्चन है।
इजी सर, इतना इजी आता है क्या? यही आता है, इससे मुश्किल नहीं आएगा आपके पेपर में। आपको बहुत टफ टफ न्यूमेरिकल में करवा रहा हूँ, है ना। आपसे बन जा रहा है तो कह रहे हैं कि इजी आता है क्या सर इतना, है? याद रखिएगा, वह वेलोसिटी जिससे किसी प्लैनेट से, यानी प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह, किसी ग्रह से किसी वस्तु को फेंकने पर, वह उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, वह उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या उस प्लैनेट पर वापस लौटकर नहीं आए, उस प्लैनेट पर वापस लौटकर नहीं आए, ठीक है, उस प्लैनेट पर वापस लौटकर नहीं आए, ठीक है, ठीक है। अरे मास मैंने चेंज, कितना कंफ्यूजन है तुम लोगों को। कहां पर 480 न्यूटन होगा? ये वाला 480 न्यूटन होगा कि ये वाला 480 न्यूटन होगा? ये वाला बोल रहे हो। अरे मैंने मास यहां पर बोला है ना, चेंज कर दिया है मैंने मास, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में मैं बोल देता हूं। देखिए क्या है ना, इंग्लिश में मैं थोड़ा ना मिक्स लैंग्वेज में लिख रहा हूं, है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं ना, बार बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। जो बोलने वाला लिखने वाला थोड़ा पॉसिबल इसलिए नहीं है ना बाबू, क्योंकि देखिए लिखेंगे ना तो फिर दुगुना टाइम लगेगा उसमें, फिर क्या होगा ना, आपका सिलेबस डिले होगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि हम डिटेल में हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें जल्दी में पूरा ग्रेविटेशन खत्म कर देना। चाहता तो मैं 2 भी लेक्चर में खत्म कर देता ग्रेविटेशन, लेकिन उसका फायदा नहीं है ना, तो इसलिए मैं बोल देता हूं, आप लोग उसे लिख लीजिएगा। जैसे द वेलोसिटी बाय विच लिख लीजिएगा, velocity by which any object is thrown from a planet cannot return back to the planet or escaped from its gravitational area or escaped from its gravitational area, ठीक है। हाँ, सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है ना, इसी escape velocity से ही लॉन्च किया जाता है, escape velocity से ही क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है ना। अब देखिए यहां पर आप समझो, यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लैनेट का ना आप escape velocity निकाल सकते हो सर। कैसे? तो देखिए अगर कोई प्लैनेट है, ध्यान से समझिएगा श्रीमान, बहुत ध्यान से समझना है आपको। कोई प्लैनेट है, अगर मान लीजिए उस प्लैनेट का मास क्या है, m है, कॉन्सेप्ट को समझिए। मास क्या है, m है, m यानी कि क्या है, द्रव्यमान है, मास है। और अगर उसकी त्रिज्या मान लीजिए क्या है, r है, त्रिज्या क्या है उसकी, r है, r क्या है उसका, त्रिज्या है, कोई भी प्लैनेट है। तो इसका जो एस्केप वेलोसिटी होगा ना, इसका जो एस्केप वेलोसिटी होगा, यानी जो इसका पलायन वेग होगा, या फिर ऐसे VE से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको, इसका जो पलायन वेग निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है √2 GM अपॉन क्या होता है, R होता है। ये फॉर्मूला होता है √2 GM अपॉन R, ठीक है। सर 1280 कैसे किए, एक बार चेक कीजिए प्लीज। आप जो जिसने भी ये सवाल पूछा है, अब्दुल्ला जी, देखिए क्लास में ना थोड़ा सिंसियर रहिए बाबू, है ना। यहां पर देखो क्या है, कह रहा है कि द्रव्यमान 80 kg है और वह किसी लिफ्ट से है, लिफ्ट में, और अगर लिफ्ट 6 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। जब ऊपर की ओर जाती है तो इफेक्टिव वेट क्या होता है, mg + ma होता है ना।
m कितना है बताओ। यहां पर ये मैंने कर दिया, अगर डायरेक्ट कर दिया तो ये आपको थोड़ा हो सकता है समझ में नहीं आ रहा। अब आप mg प्लस ma करो। m कितना है 80 है, इंटू जी कितना है 10 दिया है ना, प्लस m इंटू ए कितना है बताइए 6 है, 800 और ये प्लस कितना 480 कितना हो जाएगा सर अब्दुल्ला साहब बताइए। आया समझ में? यहां पे भी दिक्कत है। अरे यहां पर ऐसा कोई आपको छोटे में लिखना है छोटे में लिख लो, ये बस मैंने लिख दिया है, आपको छोटे में लिखना है छोटे में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जी एम और आर आपकी इच्छा है, मैं इसको आपको ऐसे लिखना ऐसे लिख लो √2 GM अपॉन आर, लेकिन ये जी कैपिटल रहेगा क्योंकि यहां पर ये स्मॉल जी नहीं बल्कि क्या है ये कैपिटल जी। कैपिटल जी स्मॉल जी में फर्क है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। ये वाला एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √2 GM अपॉन आर होता है। यहां पर मैंने छोटा वाला ई लिखा है और छोटा वाला बी लिखा है, यहां पर एस्केप वेलोसिटी है ये। अब देखिए अब इससे दूसरा फॉर्मूला कैसे आएगा, आपको ये पता है एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या है √2 GM अपॉन आर है। आपको स्मॉल m लिखना है स्मॉल m लिख लीजिए, स्मॉल r लिखना है स्मॉल r लिख लीजिए। यहां पर बस आपको यह है कि m क्या है प्लैनेट का मास है, प्लैनेट का क्या है मास है। जो भी आप स्मॉल m या कैपिटल M जो भी लिखते हैं, यहां पर स्मॉल m या कैपिटल R जो भी लिखते हैं, स्मॉल r या कैपिटल R जो भी लिखते हैं, ये क्या है प्लैनेट की त्रिज्या, ये आपकी इच्छा है, इस पर हमारा कोई बस नहीं है ना। अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ रहा है, नोट में आप ये पॉइंट लिखो कि जो पलायन वेग है, पलायन वेग का मान किस पर डिपेंड करता है, पलायन वेग का मान ग्रह की त्रिज्या तथा ग्रह के मास पर तथा ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एस्केप वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन escape velocity depend on mass and radius of planet. Mass and radius of planet. Escape velocity depends on mass and radius of planet. ठीक है, और याद रखिएगा escape velocity यानी पलायन वेग का मान पिंड यानी जो ऑब्जेक्ट है जिसको फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मास और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट के मास और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। सर इसका मतलब निर्भर नहीं करता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास एंड रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक इतना बड़ा, मान लो इतना छोटा सा रिमोट है, ये रिमोट है, कितना हल्का, कितना मास होगा, बहुत कम होगा, रेडियस भी मान लीजिए बहुत कम। इसको भी अगर हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है तो इसको भी हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ही फेंकना पड़ेगा। वही कितना बड़ा सैटेलाइट हो, बहुत बड़ा सैटेलाइट है, उसको भी अगर हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो उसके लिए भी हमें उसको भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ही फेंकना पड़ेगा, तभी वो बाहर जा पाएगा। यानी कि जो किसी भी ग्रह का जो पलायन वेग होता है ना, उसका मान ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्लैनेट का मास क्या है, जो ग्रह है उसका द्रव्यमान क्या है, जो ग्रह है उसका रेडियस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वो उसी स्पीड से लॉन्च किया जाता है, उसी एस्केप वेलोसिटी से ही क्या किए जाते हैं, फेंके जाते हैं, तभी वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, वापस नहीं आता पृथ्वी पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखो आपको ये पता है इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है। सर दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? ये क्या है √2 GM अपॉन आर है सर, ध्यान से समझोगे। और आप जानते हैं ना स्मॉल g बराबर क्या होता है, GM अपॉन आर, इसका स्क्वायर होता है ना, यहां या नहीं बताओ।
क्या हम यहां पर कैपिटल जी को ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम। यहां से क्या हम कैपिटल जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। हाँ या नहीं बोलो, कैपिटल जी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी। तो यहां पर क्या करो, इस कैपिटल जी का मान इसमें पुट कर दो, कैपिटल जी का मान इसमें पुट करो, क्या होगा, जी इंटू आर स्क्वायर बटे एम इंटू क्या है, एम अपॉन आर है। ये एम कट जाएगा, ये आर कट जाएगा, तो एक फॉर्मूला और आ गया ना हमारे पास, क्या आ गया, अंडर रूट 2g आर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है ना। ठीक है, और याद रखिएगा जो अर्थ का जब एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे ना, अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है, अर्थ का पलायन वेग का मान कितना होता है, लिख लीजिएगा। अर्थ का जो पलायन वेग होता है, जब ये सारा वैल्यू अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, ये सब पुट कर देंगे ना इसमें, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस पुट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और मून पर जो मून का पलायन वेग होता है ना सर, मून का जो पलायन वेग होता है, मून का एस्केप वेलोसिटी जो होता है, मून का पलायन वेग जो होता है, ये आपका अराउंड होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं 2.35 भी रहेगा, है ना। 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। ठीक है, और कई बार आपसे पूछा जाता है कि मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, मून पर ना एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, वायुमंडल क्यों नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा मून पर जो पलायन वेग है ना, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान बहुत कम है, मून पर पलायन वेग का मान बहुत कम है, इसलिए याद रखिएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, नोट में लिख लेना। मून पर पलायन वेग का मान कम होने के कारण, मून पर पलायन वेग का मान कम होने के कारण, कम होने के कारण वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए, अभी के लिए हम लोग ना इतना ही रखेंगे, और कल जो है फिर हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट्स की, है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, प्लेनेटरी मोशन के बारे में बात करेंगे कि ग्रह का जो मोशन होता है वो कैसे एलिप्टिकल पाथ में होता है, ये केपलर्स लॉ ऑफ मोशन क्या क्या है, उसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल भी हमारा यही टॉपिक चलेगा, नहीं हो पाएगा कल, मतलब कल हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा। कल हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे, फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, लीवर और भी वर्क एनर्जी एंड पावर, उसे हम लोग देखेंगे। आराम से चीज़ों को करना है, एक एक डाउट, मतलब आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मैं बैक स्लाइड कर दूंगा, आज सवाल नहीं हो पाया क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में ही हमारा समय निकल गया। कोई नहीं, सवाल कल कर लेंगे हम लोग, चिंता मत करिएगा, नोट मिल जाएगा अभी आपको कुछ समय में। किसी जिसका डाउट है पूछ लीजिए। एक्सटेंड करने से कोई प्रॉब्लम, इस टॉपिक को एक्सटेंड करने से हाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब देख रहे हो ना, लीवर यानी कि उत्तोलक, हाँ वो वाला पेट वाला मतलब शरीर वाला लीवर नहीं समझ जाना तुम लोग, है ना। हम लोग ये लीवर होता है ना, देखो वो लीवर होता है LIVER, जिसको जिगर कहते हैं, वो जिगर का टुकड़ा वाला या यकृत कहते हैं, है ना। और ये जो हम लोग फिजिक्स में जो लीवर पढ़ेंगे वो होगा LEVER, लीवर, ठीक है। अच्छा लिफ्ट वाला एक बार फिर से बता, देखो सिंपल सा आपको दिमाग में इतना याद रखना है कि लिफ्ट जब ऊपर जाएगा आपका इफेक्टिव वेट क्या होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो सेम रहेगा, लेकिन अगर कुछ त्वरण के साथ जा रहा है तो आपका बढ़ा हुआ महसूस होगा। वही अगर लिफ्ट नीचे आ रही, अगर एक समान वेग से, एक समान स्पीड से आ रही है तो आपका वेट सेम ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ त्वरण से आ रही है तो आपका वेट क्या होगा, घटा हुआ महसूस होगा। डोरी अगर टूट जाती है लिफ्ट की, आपका वेट 0 हो जाएगा, यानी कि वेटलेसनेस वाला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। सर मून में बिना रॉकेट के हम मून के ऑर्बिट से बाहर निकल सकते हैं, ये हम लोग कल देखेंगे ना, कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे जब ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे ना वहाँ पर।
हाँ करते हैं रविकांत, किया तो था, आज भी करेंगे इसको। धन्यवाद, थैंक यू। अरे आकांक्षा, पिछली क्लास से जाकर देखो, कितनी बार बताया है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में अंतर। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पिछला लेक्चर जाकर के देखिए, लिखाया भी है, समझाया भी है कई बार, ठीक है ना। रिसर्च के बारे में भी बात कर लेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे बाबू, ठीक है। हाँ चलिए, करेगी डेफिनेटली हेल्प करेगी, कुछ हद तक हेल्प करेगी आपको वहाँ पर, है ना। याद देखिए, जिसको भी फार्मूला याद नहीं हो रहा है ना, आप लोग क्या करो कि फार्मूले का ना एक टेबल बनाओ आप लोग। जिसको भी नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, फार्मूले का एक टेबल बनाइए और आपकी स्टडी टेबल है ना, उस पर आप चिपका दीजिए, ठीक है। और उसे आप लोग बार बार क्या करो, देखो, याद होगा, क्यों नहीं होगा। उपयोगी, डेफिनेटली उपयोगी है कप्तान साहब, है ना। सर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को हॉरिजॉन्टल फेंका जाना, अगर हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो क्या होता है ना, अब ये डिपेंड करता है कि हम किस हाइट पर फेंक रहे हैं। बहुत हाइट पर फेंकेंगे तो जी का मान घटेगा उसका, लेकिन अगर 100, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर की हाइट पर तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए पूछो, क्या सूरज, क्या डाउट है। डाउट इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप पूछिए ना। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें गौतम। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप अपना एक फिक्स्ड स्केड्यूल बनाइए कि हमें सुबह 4 घंटे पढ़ना है, शाम में 4 घंटे पढ़ना है। देखिए आपको ना अपना अभी ये जो 7 महीने, 8 महीने, 1 साल का समय आपको अपने आप को देना पड़ेगा इफ़ यू वांट सिलेक्शन। सबसे रिक्वेस्ट है, इस 1 साल ना अपने आप को दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, अगले साल आपके हाथ में जॉब हो। 1 साल आपको बस देना है अपने आप को। क्या करिए, आप सुबह उठिए, सुबह उठ करके ना आप डेली क्या बनाओ, टेबल बनाओ कि हाँ हमें ये चीजें करनी है। और रात में जैसे आप क्या पूरे दिन का बनाइए टेबल, पूरे 1 वीक का बनाइए, पूरे मंथ का बनाइए कि हमें इस पूरे वीक में ये टॉपिक्स कवर करना है। या पूरे दिन में, पहले तो दिन का बनाएंगे, फिर वीक का बनाएंगे, फिर मंथ का बनाएंगे। हमें पूरे दिन में ये टॉपिक पढ़ना, और रात में सोने से पहले आप सोचो कि आगे हमने क्यों पूरा नहीं किया, कहां कमी रह गई, उस कमी को अगले दिन सुधारिए। अभी कोई सोशल मीडिया है, दूर रहिए। फ्रेंड्स वगैरह हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, दूर रहना है उन सबसे। 1 साल ना कमरे में बंद रहो। ये सोचो कि ना मतलब कोई, मतलब कहता ना गायब हो जाना, एक तरह से लगे कि गया कहाँ आखिर। और 1 साल के बाद निकलो पूरा, किसके साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ। देखो फिर पूरा जीवन ही बदल जाएगा आपका, है ना। कम से कम देखिए, ये क्लास के बाद आपको, क्लास जो करते हैं ठीक है, लेकिन क्लास के बाद आपको क्या करना है, मिनिमम आपको ना अपना सेल्फ स्टडी जो है ना 5-6 घंटे तो करना पड़ेगा, है ना। 5 से 6 घंटे आपको क्या है, करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अरे एक एग्जाम के आप, मैंने जो बोला है ना, आप 1 साल ये करके देखिए, एक एग्जाम के, मैं बता रहा हूँ ना, 5 एग्जाम निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। मॉक में कम से कम देखिए आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, ये देखिए, अगर नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर है ना कि कोई भी डिमोटिवेट होता है, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है ना। और ये मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, उनको सुनने से ना वो जो मोटिवेशन आता है ना आपका, वो बस ऐसे ही आता है। आपके अंदर डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है। डेली आप 6-7, 15-20 दिन एक चीज़ करके देखिए आप ना खुद अंदर से आप मोटिवेट होने लग जाएंगे, है ना। हाँ, और अगर आपके घर पे नहीं हो पा रही है पढ़ाई, घर पे किसी तरह का कोई मान लीजिए डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपके अगर शहर में, आजकल तो हर छोटे छोटे शहरों में भी देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी खुल रहा है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, है ना। वहाँ पर अच्छी स्टडी होती है, मतलब कि आपका आउटपुट, एफिशिएंसी आपका ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, है ना। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, अखिन मन जी, बिल्कुल सही है। कॉलेज और क्लास टाइम सेम है, कैसे मैनेज करें। समय आप देखिए,
अर्ली मॉर्निंग में आप क्लास जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिया करिए, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब लाइव ही आना ज़रूरी है ना। जब भी आप कॉलेज के उससे फ्री होते हैं तो आप अपना रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह देख लिया करिए, ठीक है। या बिल्कुल अंश जी, आपने बिल्कुल सही किया कहा है। तो मिलते हैं फिर, है ना। सर्फ सेल स्टार्ट में क्यों लग, बाकी अब मिलते हैं आपसे, है ना। कल की क्लास में जो भी बातें हैं करेंगे, ऐसे इस तरह के डिस्कशन के लिए कभी आपके साथ एक हम जूम सेशंस वगैरह भी रख लेंगे आपके साथ, या ऐसे ही किसी दिन एक सेशन रख लेंगे ऐसा, जिसमें कि सिर्फ आपके ऐसे सवाल जो है ना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक सेशन ऐसा भी रख लेंगे जिसमें आपके सिर्फ सवाल जो हैं बातचीत करेंगे हम लोग, है ना, टॉपिक को छोड़ करके। नहीं तो आपको लगता होगा ना कि सर तो पढ़ाई के अलावा कुछ बात ही नहीं करते हैं, करेंगे वो भी किसी दिन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।